अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कल कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद जो तहलका मचा, जाहिर है कि वो उसके गूंज जो है वो अभी भी सुनाई दे रही है और अब आने वाले दिनों में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। ताहम इस बीच में इस दौरान जो डेवलपमेंट हुई है, कुछ बर्फ पिघली है और ये बर्फ पिघली है, एक डेडलॉक जो है वो बाज़ाहिर ख़त्म होता नजर आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से, पावर शेयरिंग के हवाले से जो अब तक इत्तलात पहुंची हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब दोनों काबीना में शमूलियत पर रजामंद हुई है और सदर और स्पीकर नेशनल असेंबली की जो नशिस्त है मुमकिना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, जबकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। वजीर आला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां पर होगा, जो अब तक की इत्तलात हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो चारों गवर्नर्स और चेयरमैन सेनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ मिलकर आगे चलने का अहद किया है अब तक की इत्तलात के मुताबिक, और उनका यह भी कहना है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, मरकज और सूबों में हुकूमत बनाना हमारा जो है वो हक है। अब ये आगे चलती है क्योंकि उन्होंने ये कमिश्नर रावलपिंडी के का जो बयान था उसके ऊपर जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि चीफ जस्टिस इस बेंच से अपने आप को दूर रखें या इस बेंच में शामिल ना हो। ये तमाम सूरत हाल कहाँ तक जाती नजर आ रही है, क्या सूरत हाल आगे मुमकिन तौर पर बन सकती है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो कल का जो स्टेटमेंट था कमिश्नर रावलपिंडी का, इसके ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ कैंप से इसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं अगर इसमें रत्ती बराबर भी हकीकत है, फैसला गो के इसका बाद में होना है, लेकिन अगर इसमें रत्ती बराबर भी हकीकत है तो इस पूरे एपिसोड ने इस पूरे बदबूदार सियासी निज़ाम जो है वो हमारी आवाम के सामने खोल कर रख दिया और वो जो घंटों लाइनों में खड़े होकर वोट डालने लोग गए थे उनके वोट की कोई वक़्त नहीं रही। क्या कहेंगे पराचा साहब, इस पर कॉमेंट पहले कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो अगली फेस है इस सिनेरियो का वो तो सबके सामने है, लेकिन किसी के बयान देने से ऑथेंटिसिटी नहीं होती जब तक तहकीकात ना हो। बिल्कुल। तो सबसे अहम है कि ये मामला थारो इन्वेस्टिगेट हो। एक तरफ तो वो साहब जो हैं वो रिटायरमेंट की एज पे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद उन्होंने रिटायर हो जाना है और फिर इलेक्शन के 8 दिन के बाद उनका ज़मीर जागा है। अच्छी बात है अगर वाकई जागा है तो मैं इस पे इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है और फिर DROs या ROs जो थे यानी डिप्टी कमिश्नर और दूसरे जो ऑफिशियल थे उन्होंने चट्टा साहब के बयान के बाद उन्होंने भी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमने कोई नताइज तब्दील नहीं किए। अब किसका ईमान सही है, किसका ज़मीर सच बोल रहा है, कौन ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कह रहा है? मेरा ख्याल है कि तबसरे तो बहुत हो गए, जिन्होंने एडवांटेज लेना है वो भी बात कर गए, जो इस बयान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो भी बात कर गए, लेकिन आई शुड वेट एंड वी शुड वेट के तहकीकात का अमल कैसे आगे बढ़ता है। ये भी होगा कि तहकीकात के अमल में जो चीज़ सामने आएगी फिर एक तकसीम शुदा मुल्क में उसको भी डिस्प्यूट किया जाएगा। जिनकी फेवर में होगी वो खुशियाँ मनाएंगे, जिनके फेवर में नहीं जाएगी तो वो उसकी मुखालफत करेंगे, उसको टेंटेड समझेंगे, उसको दागदार समझेंगे। इसलिए ये मामलात हल नहीं होने। असल बात यह है कि जो इंतखाबी अमल हुआ है उसके नतीजे में हुकूमत बननी है, वो कब बननी है? सुप्रीम कोर्ट में कल टुमारो वो समात शुरू होनी है, जो एक पिटीशन तमाम इंतखाबात को कालअदम करार दिया जाए। हो सकता है ये लियाकत चट्ठा वाला बयान जो है वो उसी में इंकलाब हो जाए, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त भी उसको रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर मेरे जैसे लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मामला आगे कैसे सामने आता है। अच्छा,
अब उनके इस बयान के बाद, क्योंकि उससे पहले जो है वो हेडलाइंस हुकूमत साजी के हवाले से थी विफाक में, पंजाब में, और जाहिर है कि इतना भारी पत्थर कोई चूमने को तैयार नहीं था, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फरमाइश थी और वो आईनी ओहदों के हवाले से थी। और वो मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी रिलक्टेंट नज़र आ रही थी, क्योंकि पिछले 16 माह की मखलूक हुकूमत का तजर्बा उनके सामने था। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद अगर बर्फ पिघली है तो जरा इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि इसका कोई अमल दखल हो सकता है कि एकदम तेजी आ गई हुकूमत साजी के हवाले से और जो गिव एंड टेक वाले मामलात हैं या जो डेडलॉक है वो खत्म होता नजर आ रहा है? कोई माने ना माने, पाकिस्तान के आइन में एक टाइमलाइन दी हुई है और टाइमलाइन ये है कि 21 दिन में या उससे पहले कौमी असम्बली का इजलास होना है। तो 29 फरवरी या उससे पहले कौमी असम्बली का ज़रूर इजलास होना है और उस इजलास में लोगों ने ओथ लेना है, जो नौ मुंतखब MNAs आएंगे, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है, वो उसी दिन हो जाए या दूसरे दिन हो जाए, होपफुली दूसरे या तीसरे दिन होगा। तो ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि आप इसको 50 दिन लटकाएं या 2 महीने लटकाएं या 3 महीने लटकाएं क्योंकि आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। आपकी ऑप्शन नहीं है, आइन की कदगन है और उस कदगन के अंदर अंदर आपने आगे बढ़ाना है। प्लस नून लीग ने खुद दावत दी थी कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और उस रात जब मीटिंग हुई सब जो एलाइड पार्टीज़ नज़र आ रही हैं उन्होंने कहा कि हाँ हम साथ हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई डेडलॉक है। ये जो टॉक्स हो रही हैं ये ज़ाहिर है हर पार्टी का अपना एक पर्सपेक्टिव है कि हमें ये पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, तो उस पे टॉक्स हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ने कहा हम काबीना में नहीं बैठेंगे। आज तो PTI ने भी कह दिया कि हम अपना वज़ीर आज़म बनवाएंगे, हम अपना वज़ीर आला पंजाब बनवाएंगे। तो मुझे तो विलिंगनेस नज़र आ रही है ना हर तरफ से, और हुकूमत तो बननी है, मुल्क तो आगे बढ़ना है। ये रियासत पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आप जो है वो कहें कि हाँ इलेक्शन हो गया और 100 दिन जो है वो इसी तरह चलते रहे। आइन में वादे तौर पर हर चीज़ लिखी हुई है, उस पर ही अमल करना होगा सबको। ठीक है, वेरी राइट, वेरी राइट। अब ये बताइए कि ज़ाहिर के क्लेम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है कि विफाक और पंजाब और सूबों में वो हुकूमत बनाएगी, उनका हक है। कितना उनके लिए मुश्किल होगा इस चीज़ को कैरी करना, आगे लेकर चलना, और मौजूदा जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि वेलकम करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम इस पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनेंगे जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वजूद में आ रहा है। जब वो ये कहते हैं कि हम अपना वज़ीर आज़म भी बनाएंगे, हम वज़ीर आला पंजाब भी बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी ऑलरेडी अक्सरियत है, तो दैट मीन्स के दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच विल फॉलो नाउ आफ्टर द इलेक्शन, नंबर 1। दूसरी बात, आपने ख़ुद ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर दी। जो गिवन नंबर्स हैं उसके मुताबिक तो PMLN पीपल्स पार्टी और MKM का ये जो इत्तेहाद बन रहा है उसके पास ज़्यादा नंबर हैं। जो PTI क्लेम कर रही है वो 170 180 का, जो 177 का दावा, 177 का दावा कर रहे हैं, वो उन तमाम हलकों को अपनी फेवर में गिनते हैं जो उनके मुताबिक वो जीत चुके हैं। चूँकि वो डिस्प्यूट है, वो इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में हल करना, निकालना है, फिर वो हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन हो चुके उनके मुताबिक तो नून लीग का जो नून लीग लेड इत्तेहाद है वो आगे जा रहा है। तो लिहाजा हमें तो ये हुकूमत नून लीग की बनती नज़र आ रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें MKM या दीगर जमातें भी आ सकती हैं, वो भी शामिल होंगी। नंबर इनका ज़्यादा है। हाँ, अगर वाकई PTI के तमाम जो क्लेम्स हैं उनको हकीकत माना जाए, इलेक्शन कमीशन उनकी फेवर में नोटिफिकेशन जारी करे। अभी तो आज जो ख़बर आई थी अली अमीन ख़ान गंडापुर का जो खैबर पख्तूनख्वा का हल्का 113 डेर इस्माइल ख़ान है, उसका नतीजा रुक चुका है। तो पहले तो ये अब सोचना चाहिए, देखना होगा कि क्या अली अमीन ख़ान गंडापुर वाकई चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, जहां उनकी अक्सरियत हासिल है। ठीक है, पराचा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इन ज़मीनी
किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता निकल सकता है, या फिर जो कोलिशन पार्टनर इस वक्त आगे चल रहे हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, ये हम जान रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। पराचा साहब, बात हो रही थी कोलिशन गवर्नमेंट की और ये जो बनने जा रही है, आइडियली इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में है। पीडीएम जब बनी थी, अब ये पीडीएम 2 की बात हो रही है, लेकिन उस वक्त प्रैक्टिकल पर्पस जो है वो आप समझ लें कि कोई ऑपोजिशन नहीं थी, लेकिन यहां पर एक मजबूत ऑपोजिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में होगी। अगर पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठती है, तो कितना मुश्किल होगा फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट के लिए एक आगे चलना जिसमें एक सख्त ऑपोजिशन का सामना होगा। और फिर पीटीआई खान साहब का मूड क्या लग रहा है इस बतौर ऑपोजिशन? जब पीटीआई ने कौमी असेंबली से इस्तीफ़े दिए, उसी रात जिस रात अदम एतमाद पास हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नहीं बैठेंगे। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये पीटीआई ने गलती की है, उस वक्त ये स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना थी। फिर स्पेशली जब पंजाब हुकूमत तोड़ी गई, केपीके हुकूमत तोड़ी गई, वज़ीर आला उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही का भी बाद में एक स्टेटमेंट आया था कि जी मैं तो मना कर रहा था कि हमें हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को सबक ज़रूर लेना चाहिए। दे मस्ट लर्न द लेसन कि जब आप किसी फोरम पे हैं, आप पार्लियामेंट में हैं, आपका प्लेटफॉर्म है और इतनी मजबूत तादाद है, तो आप वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ना कंट्रीब्यूट सिर्फ पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स में, बल्कि पार्टी के पर्सपेक्टिव में भी आप अच्छी आवाज़ बन सकते हैं, मुअस्सर आवाज़ बन सकते हैं। और इस असेंबली में मत भूलें कि पॉलिटिशियंस के साथ साथ सीजनड लॉयर्स भी आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान आ रहे हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब आ रहे हैं, फिर सलमान अकरम राजा साहब का जो नोटिफिकेशन हुआ था ऑन चौधरी का, वो वापस हो गया, अभी वो भी डिस्प्यूट है। तो इस तरह के जब सीजनड लॉयर या पॉलिटिशियन आएंगे, तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि एक एक लम्हे, एक एक प्रोसीडिंग में, एक एक सेशन में, एक एक जो कानून साजी के लिए बिल आएगा या तहरीक आएगी या मोशंस आएंगी, वहाँ कितनी रेजिस्टेंस होगी। और ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी में जहाँ हुकूमत अहम होती है, वहीं पर अपोजिशन का भी जो चेक करने का एक उनका किरदार है वो बड़ा अहम होता है। इसलिए पीटीआई को तो चाहिए अपनी शैडो गवर्नमेंट बनाएं, शैडो मिनिस्टर्स बनाएं, वो चेक रखें, हर कमेटी में एक्टिव हों। जो अगर वो समझते हैं कि ये कानून साजी या ये जो भी पार्लिमानी इनिशिएटिव है वो कौम और मुल्क के मफाद में नहीं है, उनको ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कमेटी सिस्टम में बैठकर उनको रेजिस्ट करना चाहिए। जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से बहुत सारी कमेटीज़ की उनको चेयर मिलेगी। उस चेयर का फ़ायदा उठाते हुए एक जो कहते हैं ना कि हकीकी जमहूरियत हम पाकिस्तान में लाएंगे। यानी एक हकीकी जमहूरी निज़ाम, हकीकी पार्लिमानी निज़ाम जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। और ये जाहिर है कि ऑपोजिशन में ना बैठना, फिर उसके बाद एजिटेशन, और उसके बाद 9 मई का वाक़या होना, पार्टी के ऊपर इतने जो है वो टफ टाइम आना, अगर उस वक्त ये फैसला कर लिया जाता ऑपोजिशन में बैठने का, तो आज इलेक्शन भी हो चुके होते और हो सकता है गेम पलट भी सकता था। सारी चीज़ें जो हैं वो उनके फेवर में भी आ चुकी होती। ये बहुत महंगा पड़ा ये एडवेंचर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पूरे इस रियासत पाकिस्तान को। पराचा साहब जी बिल्कुल बिल्कुल महंगा पड़ा और उसकी हैवी कॉस्ट उन्होंने पे की, और उसमें फिर डिफेक्शन बहुत सारी हो गई। इन्हीं की पार्टी से और पार्टियों ने जन्म लिया। जहांगीर खान तरीन अलहदा हो गए, परवेज़ खटक अलहदा हो गए। अगर ये उस वक्त किरदार अदा करते बैठकर, तो चलें जहांगीर खान तरीन और उनका ग्रुप तो पहले अलहदा हुआ था, लेकिन परवेज़ खटक तो बाद में अलहदा हुए, बहुत भारी नुकसान हुआ। बहरहाल इस इलेक्शन के नतीजे में उन्होंने भी कोई बहुत लूज़ नहीं किया। इस वक्त भी वो सबसे बड़ी पार्टी हैं नंबर्स के हिसाब से, अगर ये नंबर वाकई उनके साथ बरकरार रहते हैं। जमहूरियत में ये भी होता है कि 2 पार्टियां जिनके पास किसी एक पार्टी से ज़्यादा कम नंबर हों, लेकिन उनका जो जॉइंट नंबर है वो ज़्यादा हो जाए, तो वह हुकूमत बनाती हैं। ये जमहूरियत का, पार्लिमानी डेमोक्रेसी का ये एक इम्पेरेटिव है, उसका हिस्सा है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आप 100 मेंबर्स के साथ जब अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे और दूसरी तरफ एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, मैं इसलिए माइनॉरिटी कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, जब पीटीआई के क्रिटिसिज्म को डिफेंड करने का मौका आएगा तो पीपल्स पार्टी डिफेंड नहीं करेगी। सिर्फ नून लीग को अपनी 80 सीटों के साथ इस 100 बंदों की ऑनस्लॉट को फेस करना पड़ेगा। ये वाकई एक बड़ा इफेक्टिव और मौसर चेक होगा हुकूमती कारकर्दगी पर। हुकूमत बना रही है, इतना वो कहते हैं ना कि फूलों की सेज नहीं होगी ये इस बार की हुकूमत। अच्छा, ऐसे में सर पीडीएम के तजर्बे में और जाहिर के वहां पे एक जो स्टेक होल्डर थे वो पूरी तहरीक को जो लेकर चले वो मौलाना फजलुर रहमान साहब लेकर चले। अब इस मौजूदा सेटअप में चाहे वो हुकूमत में हो या ओपोजिशन में हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या किरदार आपको नजर आ रहा है? मौलाना साहब अपोजिशन में हो या हुकूमत में, मौलाना साहब हमारी सियासत की एक बड़ी आवाज़ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब जहाँ भी बैठेंगे वो बहुत ही ज़्यादा उनका सियासी वज़न है, वो उस सियासी वज़न को समझते भी हैं। ना सिर्फ मौलाना साहब समझते हैं बल्कि उनके मुखालिफिन भी समझते हैं, और इसलिए पीटीआई ने अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई कि तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद पीटीआई की क़यादत उनके पास गई। असद कैसर साहब सीनियर रहनुमा हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, और मौलाना साहब ने भी उन्हें, ये पहली बार हमने देखा कि मौलाना साहब ने तनकीद नहीं की, तंज नहीं किया, बल्कि उनको बड़ा वार्मली रिसीव किया। नंबर एक तो ये अच्छे राब्ते हैं, क्योंकि दोनों जो सियासी कुव्वतें हैं वो मेनली इस वक्त तो हमें खैबर पख्तूनख्वा से नज़र आ रही हैं। अली अमीन खान गंडापुर तो बराह रास्त मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े, मौलाना साहब को जो ज़्यादा सीटें मिली हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा से मिली हैं, तो सूबे की हद तक भी उनकी मतलब है वो जो एक दुश्मनी का रंग नज़र आता था वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे तो मौलाना साहब के हवाले से ये लगता है कि किसी न किसी तरह से मियां नवाज शरीफ उनको मना लेंगे, उनको मना लेगी, और कम अज़ कम वो अगर हुकूमत में शामिल ना हुए तो मुखालिफ बेंचों पर भी उस शिद्दत के साथ मुझे नज़र नहीं आते वो। अच्छा, और अब जाहिर है कि इस पूरे मामले में अभी हमने जो देखा कि असद कैसर साहब जो है वो गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, और दीगर जमातों से भी राब्ते सारी सिलसिले, तो यहाँ पर बहुत एक तर्ज अमल और तर्ज सियासत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब्दील करना होगी, यकसर तब्दील करना होगी इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को आगे लेकर चलने में, और बिलखुसूस के जब सबको साथ लेकर चला जाए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पीटीआई के लोग समझते हैं कि हमें एग्रेसिव रहना चाहिए, और जब तक आप दूसरे तमाम सियासी कुव्वतों को इसी तरह से परसू करेंगे विद फोर्स तो आप कामयाब रहेंगे। पीटीआई ने कभी रेस्ट्रेंट की सियासत नहीं की। फास्ट बॉलर वो कभी कभी स्लो बॉल तो कर लेता है, लेकिन फास्ट बॉलर की पहचान फास्ट बॉलिंग होती है। इसलिए पीटीआई से मैं नहीं समझता कि कोई रेस्ट्रेंट होगी, किसी न किसी तरह से वो अकोमोडेटिव होंगे टूवर्ड्स पीपल्स पार्टी या टूवर्ड्स पीएमएलएन, क्योंकि जिस वक्त अभी भी इन इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर भी फीलिंग्स थी, और मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं कि पीटीआई के बहुत सारे लोगों के अंदर फीलिंग थी कि हमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी को साथ चलना चाहिए। तो ख़ुद खान साहब ने जब मुलाकात की अपने लोगों के साथ जेल में, तो उन्होंने वादे कर दिया कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हम कोई किसी तरह का भी ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे। तो मुझे अगर मेरी राय आप पूछें, जितना मेरा इंटरेक्शन पीटीआई वालों के साथ रहता है, उनकी तो स्ट्रेंथ ही यही है कि आप बाकी सब को ऑन स्लॉट रखें और जो बयानिया है उसी बयानिया को आगे बढ़ाएं। इमेजिन कि अगर पीटीआई दूसरों को करप्ट कहना छोड़ दे, दूसरों को चोर कहना छोड़ दे, दूसरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा छोड़ दे, तो फिर उनको कहने के लिए क्या बचता है? 3.5 साल हुकूमत में तो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, और जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी 2 टर्म गुजरी, एक वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब वैसे ही निकल गए, वो उन्होंने बराह रास्त हेड ऑन लिया हुआ था
अपने लीडर बानी पीटीआई खान साहब को, फिर महमूद खान दूसरी बार वज़ीर आला बने तो वो भी उन्हीं के साथ चले गए। तो वहाँ भी बताने के लिए कुछ नहीं है उनको, उनके पास एक ही चीज़ है कि पूरे निज़ाम को, पूरी दूसरी सियासी जमातों को लपेटे रखो और एक तरह का अपने लोगों को जाहिर है कि अब अगर आगे बढ़ना है इस मुल्क में सियासत में, और तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने जो उसका कल्चर है, जो उसका मिजाज है, उसको यकसर तब्दील करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शौकत पराचा साहब। और अब इसी तमाम सियासी जो हलचल है इसके अंदर मईशत बुरी तरीके से पिस रही है। पाकिस्तान में कारोबार करना कारोबारी लोगों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। मजीद हम जानेंगे। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब माहिर मुआशियात हैं, एक ब्रेक के बाद उनसे हम इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की सियासत, और इस सियासत के बीच में मईशत जिस बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है, बड़े दावे किए हमारे सियासतदानों ने कि हुकूमत में आने के बाद काया पलट देंगे। ये काया कैसे पलटेगी? इस वक्त माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़े वादे किए हमारे सियासतदानों ने, 300 यूनिट बिजली फ्री और तनख्वाहों में दुगना इजाफा कर दिया जाएगा अगर उन्हें हुकूमत मिली तो। इलेक्शन हो गए, अब हुकूमत साजी हो रही है, ये किस तरीके से मीट कर पाएंगे? प्रोवाइडेड के IMF प्रोग्राम के अंदर हम हैं, उसका थर्ड रिव्यू भी हमारे सामने है। कितने सख्त चैलेंजेस हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई सुकून की राह है या नहीं, बताइएगा। शुक्रिया आपका। लेकिन दूसरे मुल्कों में इलेक्शंस होते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ख़ास तौर पे, और अमेरिका में जब भी अपना मैनिफेस्टो देते हैं या कोई भी ऐलान करते हैं कि हम ये करेंगे, उसके साथ एक बजट पेश करते हैं कि ये काम जो हम करने जाएंगे उसकी क्या कॉस्ट होगी और वो पैसे कहाँ से आएंगे, और उसको वो पैसे जहाँ से भी हासिल करेंगे इस काम के लिए तो उस शोबे का क्या होगा जहाँ से पैसे निकाले जाएंगे। ये सारा पूरी डिटेल्स एक कंप्लीट स्टेटमेंट आदाद व शुमार के साथ दी जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ ऐलान कर देते हैं। तो अच्छी बात है, ये जो काम ये कह रहे हैं हम करेंगे, बहुत खुशाइन बात है, लेकिन इसके लिए वसाइल नहीं है। और अगर वसाइल हमने हासिल करने हैं तो हमने अपने अखराजात कम करने होंगे। जो मैं हर वक्त कहता हूँ, हुकूमत के अपने अखराजात और जो फौज के नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है उसमें लाजिम है अखराजात कम करना। लेकिन सर, उसमें हमेशा जो बात की जाती है कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर, वहां पे आप इससे पहले भी बात करते रहे कि वजारतें जो हैं उनको कम किया जाए, लेकिन यहाँ तो बंदर बांट होती है ना फिर, स्पेशली जो मखलूत हुकूमतों में। वहां तो फिर हम भूल जाएं कि किफायत शारी, ऑस्टेरिटी या वजारतें कम करने वाली बात हो। देखिए, जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, हमें हुकूमत के मकासद और रियासत के मकासद को एक पेज पे लाना पड़ेगा। हुकूमत की मकासद और उनके जो ज़रूरियात है वो तो हो सकते हैं कि मिनिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन रियासत अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इस बोझ को। आप हाँ जी, इस बोझ को बर्दाश्त है। ये ऐसे ही है कि हम या तो अपनी तरीके मईशत को चलाने का वही रखें, तो ये किश्ती डूबती चली जाएगी। तो सर क्या किया जाना चाहिए, होना क्या चाहिए, ये बताइए। ये भी बहुत वाज़ेह है। ये वजारतें कम करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी। इस वक्त 40-42 डिविजन्स हैं, उसको 20 पे लाना पड़ेगा, 20-22 पे। और जो उससे बड़ा जो हिस्सा है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर का है, उसकी पूरी एक मुकम्मल नज़रसानी करके जो वो डिफेंस का अखराजात जिसका जंग से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है वो हमें कम करना पड़ेगा। कुछ हेड्स तो ऐसे हैं जिसको ज़ीरो करना पड़ेगा। मैं बार बार कंटोनमेंट्स की बात करता हूँ, लेकिन और कई साल से करता हूँ, लेकिन पिछले साल या जो है इंडिया ने अपने तमाम कंटोनमेंट्स अबॉलिश कर दिए, ख़त्म कर दिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कंटोनमेंट्स
को कायम रखना डिफेंस के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम भी कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी सेविंग्स होगी ठीक। और वो सेविंग्स है वो मईशत की तरफ डाइवर्ट होनी चाहिए। मैं एक और बात करता चलूँ। जी 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 जी, और बात करता चलूँ, इस वक्त जो यूक्रेन में वॉर हो रही है, इसमें पूरी जो जंग के तरीके बदल गए हैं। ये ड्रोन के और मिसाइल से अब जंग होती है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ। अब बाजू से नहीं लड़ते हैं और हथियारों से और टैंक्स और उससे नहीं। ये जो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका और ने दी है यूक्रेन को, हाँ। ये कारामद नहीं साबित हो रही है, क्योंकि जब ये इनके मिसाइल्स क्रॉस करते हैं रशियन फोर्सेस की तरफ, तो वो जैम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो हम इतनी बड़ी फौज को लेके बैठे हैं जिसमें आर्मर्ड ब्रिगेड है, आर्टिलरी है, वगैरह वगैरह। ये अब नए जंग के जो तरीके हैं ये सब बेकार हो गए हैं, इसको डीमोबिलाइज करने की जरूरत है। अब इन्वेस्ट करना है साइंस और टेक्नोलॉजी में, और ड्रोन और सैटेलाइट के इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए हमें अपना दिफा करना है। ठीक है, आई गॉट इट। अब ये बताइए कि कहा यह जाता है ज़ाहिर है कि 18वीं तरमीम जो है उसमें विफाक के पास नहीं है, सारे वसाइल जो हैं वो सूबों के पास हैं। तो सूबों क्योंकि हमेशा हम विफाक को कसूरवार करार देते हैं, सूबों के हवाले से बात नहीं की जाती कि उन्हें अपने आप को किस तरीके से अपग्रेड करना है, उन्हें इस निज़ाम को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, मुआशी निज़ाम में उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं। डॉक्टर साहब, कि सूबों को जो वसाइल मिले हैं उसमें तो मेरा ख्याल में मैं कम से कम सिंध की बात कर सकता हूँ। बहुत बेहतर परफॉर्म किया है सिंध को। जब जीएसटी सर्विसेज का शोबा मिल गया पूरे तमाम ऑल प्रोविंसेस, जी जी, एसआरबी बना वहां पे, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, एक साल में रेवेन्यू में 40% का इजाफा किया और वो इजाफा होता चला गया है। तो सिंध की मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी है, पंजाब की भी अच्छी है, बलूचिस्तान ने भी बहुत अच्छा किया। बलूचिस्तान को 1 अरब से कम पैसे मिला करते थे, अब वो 2 साल में 2 अरब कर दिए उन्होंने। लेकिन सर, अगर इनके पास पैसे आ रहे हैं तो फिर बुनियादी सवाल यही है ना कि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर क्यों नहीं पैसा लगाते सूबे हमारे? पैसा लग रहा है। मैं हेल्थ पे खास तौर पे बात करना चाहूँगा। हेल्थ में सिंध में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो सबसे निचला यूनिट होता है, 1 कमरे की डिस्पेंसरीज होती हैं, छोटे छोटे गांव में भी होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मेरा जाना होता है काफ़ी सिंध में और मैं विज़िट करता हूँ इनको। ये साफ़ सुथरे होते हैं, दवाइयाँ एक्सपायर्ड नहीं होती है, डॉक्टर होते हैं, और सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि वहाँ पेशेंट्स का हुजूम होता है। पेशेंट्स तो वहीं जाएंगे जहाँ पर सब सर्विसेज मिलेगी। और जैसे कराची, हैदराबाद, सक्खर में जो कार्डियक यूनिट है, इन्होंने जगह जगह कंटेनर्स लगाए हुए हैं। कराची में अक्सर फ्लाईओवर के नीचे कंटेनर है। That's a public प्राइवेट पार्टनरशिप सर। वो तो यकीनन उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, और फिर वो सिंध में नहीं, वो पंजाब और रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में भी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बड़ी आया है, सिंध में आया है। सिंध तो बहुत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर रहा है। जो जैसे बदीन का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया है, वो चला रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है वो। इस तरह और भी स्कूल्स भी दिए गए, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दूसरे इदारों को दिए गए, एनजीओस को, प्राइवेट सेक्टर के एंटिटीज को। कुछ जो पानी के आरओ प्लांट्स है वो भी इस तरह दिए गए हैं। तो 18th अमेंडमेंट का ये नतीजा है कि सूबों के बज़ाब इख्तियार है कि वो अपने फैसले करें, और सिंध में कुछ शोबों में
बेहतर फैसले हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और 18वीं मुहिम जिसके हवाले से सूबों को वसाइल उनके पास ज़्यादा आए हैं तो सूबों को आगे बढ़ना चाहिए, और सिंध इस हवाले से मुख्तलिफ शोबों में यकीनन लीड भी कर रहा है। लेकिन जो मामलात वफाक के हैं और बिलखुसूस जो हमारे गैर तरक्याती या गैर पैदावारी अखराजात जो हैं उनमें कमी की ज़रूरत है, और साथ ही साथ एक किफ़ायत शुमारी की वफाक के लेवल के ऊपर ऑस्टेरिटी की ज़रूरत है। जो वजारतें इस वक्त मौजूद हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, कई वजारतों को ज़म होना चाहिए, और कई एक ऐसी वजारतें हैं जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही नाज़रीन, इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।